नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हमें करोड़ों साल पीछे ले जाएगा। ये कहानी है भारत की, उस भारत की जिसका नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। चलिए भारत की इस भूवैज्ञानिक कहानी को परत दर परत समझते हैं। क्या हो अगर कोई देश सिर्फ एक जगह ना हो बल्कि एक मुसाफिर हो, एक यात्री? सुनने में अजीब लगता है ना, पर सच कहूं तो यही सवाल भारत की असाधारण भूवैज्ञानिक कहानी का आप कह सकते हैं सार है। ये कहानी स्थिरता की नहीं बल्कि एक महाद्वीप के महासागरों के पार किए गए एक अविश्वसनीय सफर की है। तो भारत के इस लंबे सफर को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज वो दुनिया के नक्शे पर है कहाँ, क्योंकि इसकी आज की जो लोकेशन है वो इसकी पूरी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो देखिए, भारत की प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी प्राइम मेरिडियन के पूर्व में। ग्लोबली देखें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में पड़ता है। अब ये सिर्फ एक पता नहीं है, नहीं, यही वो चीज़ है जो भारत की जलवायु, यहाँ के मौसम, सब कुछ तय करती है। और इसी पोजीशन का एक बहुत ही दिलचस्प नतीजा है। देखिए, जब भारत में गर्मी होती है, मतलब जून जुलाई का महीना, तो पता है ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? वहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। बिल्कुल उल्टा। और ये क्यों? क्योंकि ये दोनों जमीनें करोड़ों साल पहले अलग हो गई थीं। ये उसी भूवैज्ञानिक अलगाव का सीधा नतीजा है। तो चलिए अब इस पुराने कनेक्शन को समझने के लिए टाइम मशीन में बैठकर चलते हैं लगभग 20 करोड़ साल पीछे, उस वक्त में जब भारत अपने असली घर का हिस्सा था। ये वो जमाना था जब दुनिया का नक्शा आज जैसा था ही नहीं। तब था एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। जरा सोचिए, आज का भारत, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ये सब एक साथ एक ही जमीन के टुकड़े थे, और भारत इसी विशाल भूभाग में कहीं बसा हुआ था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अपनी जगह पर टिका नहीं रहा। वो गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और निकल पड़ा एक लंबे, बहुत लंबे सफर पर, शायद धरती के इतिहास के सबसे अहम सफरों में से एक। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा ये सफर कर कैसे सकता है? इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये हमारी धरती की ऊपरी परत के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं जो लगातार बहुत धीरे धीरे तैर रहे हैं। और हुआ ये कि इंडियन प्लेट भी इन्हीं में से एक बन गया, एक अकेला बहता हुआ महाद्वीप। तो इस सफर के टाइमलाइन को देखिए जरा। आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। फिर लगभग 140 मिलियन ईयर्स अगो ये वहां से टूटता है और उत्तर की तरफ बहना शुरू कर देता है। और फिर करीब 50 मिलियन ईयर्स अगो वो पल आता है जब इसकी टक्कर यूरेशियन प्लेट से शुरू होती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये टक्कर आज भी, राइट नाउ, भी चल रही है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो महान टक्कर, अ ग्रेट कोलिजन, जिसने उस भारत को बनाया जिसे हम आज नक्शे पर देखते हैं। अब ये टक्कर कोई कार एक्सीडेंट जैसी नहीं थी कि दो चीजें टकराईं और बात खत्म। नहीं, ये एक स्लो मोशन इम्पैक्ट था। सोचिए, दो विशाल महाद्वीप लाखों सालों तक एक दूसरे से टकराते रहे। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। ये कोड देखिए, दिस कोलिजन इज नॉट अ पास्ट इवेंट, इट इज स्टिल हैपनिंग। मतलब ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी हो रहा है। इसी पल इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है, हर साल कुछ सेंटीमीटर। तो इस जबरदस्त और लगातार चल रही टक्कर का नतीजा क्या निकला? नतीजा हमारे सामने है। आज जो भी हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट का भूगोल देखते हैं वो इसी टक्कर की देन है। देखिए, इसके क्या क्या नतीजे हुए। सबसे पहले तो हिमालय का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। दूसरा, इसी वजह से भारत के उत्तरी हिस्से में हाई सेस्मिक एक्टिविटी होती है, यानी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। और इसी टक्कर ने एक अलग भौगोलिक क्षेत्र बनाया, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और साथ ही भारत के खूबसूरत पेनिनसुला को भी आकार दिया। तो जैसा मैंने कहा, इसी टक्कर ने भारत को एक पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप का शेप दिया, जो इंडियन ओशन में दूर तक फैला हुआ है। और ये पेनिनसुला इसे दो बड़े समंदरों में बांटता है, पश्चिम में द अरेबियन सी और पूरब में द बे ऑफ बंगाल। और जानते हैं, ये जो यूनिक पेनिनसुलर ज्योग्राफी है, ये भारत को इंडियन ओशन के ज़रूरी समुद्री रास्तों पर एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक पोजीशन देती है। ये सब उसी करोड़ों साल लंबे भूवैज्ञानिक सफ़र की विरासत है।
तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये करोड़ों साल पुराना सफर आज हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। सच तो यह है कि महाद्वीपों के भटकने और इस जबरदस्त टक्कर का इतिहास आज भी भारत की जलवायु से लेकर संस्कृति तक हर चीज पर अपना असर छोड़ रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं वो कितनी जिंदा और गतिशील है। तो पिछली बार हमने बात की थी भारत के जियोलॉजिकल जर्नी की, कैसे वो गोंडवाना लैंड से टूटकर हिमालय के बनने तक पहुंचा। आज ना हम उसी फाउंडेशन पर खड़े होकर भारत को एक बिल्कुल ही अलग चश्मे से देखने वाले हैं, और वो चश्मा है आंकड़ों का, नंबर्स का। हम सीधे नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, ये समझने के लिए कि आज का जो भारत है उसका स्केल, उसका पैमाना असल में कितना बड़ा, कितना कॉम्प्लेक्स है। तो यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है, भारत एक जायंट है या एक ड्वार्फ? मतलब एक विशाल देश है या एक बौना? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर बस थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि जब हम इस पूरी पड़ताल के आखिर तक पहुंचेंगे ना, तो ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे भारत एक ही वक्त में अनबिलीवेबल रूप से विशाल भी है और सरप्राइजिंगली सीमित भी है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। और देखिए, इस पूरी पहेली का जो निचोड़ है ना, वो यहीं पर है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है फिजिकल साइज, मतलब जगह की कमी, अ लैंड ऑफ स्केर्सिटी इन स्पेस, और दूसरी तरफ ह्यूमन स्केल, मतलब इंसानों की भरमार, एन अबंडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यही वो फंडामेंटल टेंशन है, वो टकराव है जो भारत के हर पहलू को, हर चीज को शेप देता है, चाहे हमारे भीड़ भरे शहर हों, हमारे रिसोर्स हों या हमारी इकोनॉमी हो। तो चलिए अब इसे एक एक करके सिस्टमैटिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की, मतलब ग्लोबल रैंक बाय एरिया। देखते हैं कि फिजिकल साइज के हिसाब से भारत दुनिया में कहां स्टैंड करता है। और जवाब है 7th, 7वां। जी हां, एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब ये अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 6 देश, 6 कंट्रीज अभी भी भारत से बड़े हैं। तो सवाल यह है कि वो कौन है? तो ये 6 देश कौन से हैं? इनको याद रखने का ना एक बहुत आसान तरीका है, एक मेनोनिक RCCUBA। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले R फॉर रशिया, जो साइज में तो मतलब एक अलग ही लीग में खेलता है। फिर आता है C फॉर कनाडा, दूसरा C फॉर चाइना, U से USA, B से ब्राजील और आखिर में A फॉर ऑस्ट्रेलिया। इन 6 जायंट्स के बाद 7वें नंबर पर आता है भारत। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर आता है जो पूरी कहानी का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। भले ही हम 7वें सबसे बड़े देश हैं, लेकिन दुनिया की जो टोटल लैंड है ना, उसका सिर्फ, एंड लिसन टू दिस केयरफुली, सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। मैं फिर से कहता हूं, जस्ट 2.4%। अभी आंकड़ा शायद छोटा लग रहा हो, पर इसे याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसे अपने अगले नंबर के साथ जोड़ेंगे ना, तब भारत का असली स्केल समझ में आएगा। ऑलराइट, तो हमने जमीन की बात कर ली, स्पेस की। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, जो शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द डेमोग्राफिक कोलोसिस, मतलब ह्यूमैनिटी, यानी हमारी आबादी। और यकीन मानिए, यहीं पर भारत का असली जाइंट वाला रूप सामने आता है। पॉपुलेशन के मामले में भारत का रैंक है पॉज नंबर 1, पहला। जी हां, बिल्कुल सही सुना, भारत अब ऑफिशियली दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है, चीन को भी पीछे छोड़कर। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है फॉर श्योर, लेकिन ये अपने साथ लाता है अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस का एक बहुत बड़ा पिटारा। और अब वो आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 17.7%, मतलब मोटे तौर पे कहूं तो लगभग 18% सिर्फ एक देश में रहता है, और वो है भारत। इसको ऐसे सोचकर देखिए, इस प्लैनेट पे हर 6 इंसानों में से एक भारतीय है, 1 out of every 6। ये माइंड बॉगलिंग है ना? अच्छा, अब याद है वो पहला वाला आंकड़ा, 2.4% जमीन। अब उसे इस 17.7% आबादी के साथ जोड़कर देखिए। दुनिया की 17.7% पॉपुलेशन रह रही है दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर। ये जो सिचुएशन बनती है ना, इसी को कहते हैं प्रेशर कुकर इफेक्ट। सोचिए, एक प्रेशर कुकर जिसमें इतना कुछ भरा हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर, पानी, जमीन, जंगल, इन सब पर कितना जबरदस्त, कितना इंटेंस प्रेशर पड़ता होगा। और यही वजह है कि भारत में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी इतना कीमती है, और हमारे शहर दुनिया के सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में से हैं। तो अभी तक हम भारत को ग्लोबल स्केल पर देख रहे थे, दुनिया के मुकाबले। लेकिन अब चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं।
अपने लेंस को अब हम भारत के अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि ये जो जायंट वर्सेस ड्वार्फ वाली कहानी है ना, ये सिर्फ ग्लोबल लेवल पर नहीं है। ये कहानी भारत के अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच भी चलती है। और इन एक्सट्रीम्स को लिखने से पहले एक क्विक फैक्ट चेक। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसे एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह समझिए, एक ऐसी पच्चीकारी जहां हर टुकड़ा यूनिक है और अपनी अलग पहचान रखता है। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं जो भारत के अंदर की डाइवर्सिटी को दिखाता है। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। राज्यों में सबसे बड़ा है राजस्थान, द डेजर्ट शील्ड, और सबसे छोटा वो है गोवा, अ ब्यूटिफुल कोस्टल एनक्लेव। अब आते हैं पॉपुलेशन पर, और यहाँ नंबर्स सच में दिमाग घुमा लेते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और ये कितना बड़ा है इसका अंदाजा है? अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता ना, तो वो दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, ब्राजील से भी बड़ा। सोचिए। दूसरी तरफ सबसे कम आबादी है सिक्किम में। अब यूनियन टेरिटरीज पर नजर डालते हैं। एरिया में सबसे बड़ा है लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप, और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा है दिल्ली में, द नेशनल कैपिटल, और सबसे कम एक बार फिर से लक्षद्वीप। ओके, तो हमने काफी सारे नंबर्स देख लिए। अब वक्त है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और पूरी पिक्चर को एक बार फिर से देखने का। सो लेट्स गेट टू द फाइनल टैली। तो ये रही हमारी समरी। एरिया के हिसाब से ग्लोबल रैंक 7th, ग्लोबल शेयर सिर्फ 2.4%, और पॉपुलेशन के हिसाब से ग्लोबल रैंक 1st, ग्लोबल शेयर एक वॉपिंग 17.7%। तो अब अपने इस ओरिजिनल सवाल पर वापस चलते हैं। भारत जायंट है या ड्वार्फ? वेल, ये स्टैट साफ साफ बताते हैं कि भारत जमीन के मामले में तो एक जायंट है ही, लेकिन आबादी के मामले में ये एक सुपर जायंट है। तो अब हमारे जहन में भारत की एक ज्यादा साफ तस्वीर है, एक विशाल देश जो लोगों से खचाखच भरा हुआ है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स देश में नेविगेट करने के लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जैसे जनरल डिस्क्रिप्शंस काफी नहीं हैं। इनसे काम नहीं चलेगा। हमें चाहिए प्रिसिशन, एकदम सटीक जानकारी, एक मैथमेटिकल प्रिसिजन। और बस यहीं से हमारा अगला बड़ा सवाल खड़ा होता है, हाउ इज इंडिया पिन टू द मैथमेटिकल ग्रिड ऑफ द अर्थ? मतलब पृथ्वी का जो ये विशाल मैथमेटिकल ग्रिड है, उस पर भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? कैसे एक पायलट या एक सैटेलाइट या कोई मैप मेकर भारत की किसी भी जगह को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लोकेट कर लेता है? वेल, इसका जवाब छुपा है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस में, अक्षांश और देशांतर, यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और यही होने वाला है हमारे अगले एनालिसिस का टॉपिक। पिछले अंक में हमने भारत के साइज को आप कह सकते हैं एक मोटे तौर पर समझा था, पर आज हम और भी गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि भारत बहुत बड़ा है, नहीं, बल्कि हम एकदम सटीक होकर पता लगाएंगे कि ग्लोब पर, दुनिया के नक्शे पर इसकी असल लोकेशन क्या है। ये बात तो हम सब जानते हैं, है ना? उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के गर्म पानी तक ये एक विशाल देश है। ये एक ऐसी तस्वीर है जो हम सबके दिमाग में छपी हुई है। लेकिन अगर हमें बिल्कुल सटीक होना हो तो फिर विशाल या बड़ा कहने से काम नहीं चलेगा। भूगोल में हमें चाहिए एकदम पक्के, एकदम सटीक कोऑर्डिनेट्स। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के मैप पर भारत का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जियोडिसी, यानी जियोडिसी की साइंस से। इसके लिए हम इसके दो सबसे ज़रूरी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, लैटिट्यूड यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्गिट्यूड, जिसे हम अक्षांश और देशांतर भी कहते हैं। सोचिए, ये ग्लोब पर बनी हुई वो अदृश्य लाइनें हैं जो हमें धरती पर किसी भी जगह की पिन पॉइंट लोकेशन बताने में मदद करती हैं। चलिए, इसको और आसानी से समझने के लिए एक कल्पना करते हैं। जरा सोचिए कि हम भारत की जो मुख्य जमीन है, उसके चारों ओर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक आयताकार बक्सा बना रहे हैं। अब इस बॉक्स के जो 4 कोने होंगे, वो 4 जरूरी कोऑर्डिनेट से तय होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस काल्पनिक बॉक्स का सबसे दक्षिणी किनारा, मतलब सबसे नीचे वाली लाइन, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी 8 डिग्री 4 मिनट एन पर।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत की जमीन इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से बस 8 डिग्री उत्तर में शुरू हो जाती है। और पता है, यही वो वजह है कि दक्षिण भारत का मौसम इतना ट्रॉपिकल, इतना उष्णकटिबंधीय होता है। अब चलते हैं बॉक्स के सबसे ऊपरी किनारे पर। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, 37 डिग्री 6-N पर। और ये लोकेशन हमें सीधे टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण क्षेत्र में ले जाती है। और यही कारण है कि जहां एक तरफ केरल में नारियल के पेड़ उगते हैं, वहीं दूसरी तरफ हिमालय बर्फ से ढका रहता है। अच्छा, अब बॉक्स की खड़ी दीवारों को भी देख लेते हैं। हमारी जो पश्चिमी दीवार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी 68 डिग्री 7E पर। ये लाइन भारत की वेस्टर्न बाउंड्री बनाती है और साथ ही ये भी कंफर्म करती है कि भारत पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध में है। और आखिर में हमारी पूर्वी दीवार, ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर। तो इन 4 पॉइंट्स के साथ 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट हमने भारत को उसके जियोग्राफिकल बॉक्स में सफलतापूर्वक बंद कर दिया है। तो अब हमारे पास ये 4 नंबर आ गए हैं, लेकिन ये नंबर हमें बताते क्या हैं? चलिए अब इन कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या इनमें कोई दिलचस्प पैटर्न छिपा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगर हम नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के बीच का अंतर निकालें तो ये करीब करीब 29 डिग्री आता है, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच का अंतर निकालें तो वो भी लगभग 29 डिग्री ही आता है। ये तो कमाल की बातें हैं ना। इस कैलकुलेशन के हिसाब से तो यही लगता है कि भारत का आकार लगभग एक स्क्वायर जैसा, एक वर्ग जैसा होना चाहिए, जितना लंबा उतना ही चौड़ा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और यहीं कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट आता है। इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट डिस्टेंस पैराडॉक्स, क्योंकि जैसे ही हम इन डिग्रीज को किलोमीटर्स में बदलते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला आइडिया पूरी तरह से बिखर जाता है। जरा असली दूरियों को देखिए। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई सिर्फ 2933 किलोमीटर है। ये लगभग 300 किलोमीटर का फर्क है। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ हमारे सामने एक बड़ी पहेली है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का फैलाव लगभग 29 डिग्री है, तो फिर उत्तर दक्षिण की दूरी पूर्व पश्चिम की दूरी से इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, इस पहेली का जवाब किसी मुश्किल गणित में नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की जो बेसिक ज्योमेट्री है उसी में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें बस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस के नेचर को समझना होगा। इसे ऐसे समझिए, लैटिट्यूड की जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समानांतर, जैसे किसी सीढ़ी के डंडे। उनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है, करीब 111 किलोमीटर। लेकिन लॉन्गिट्यूड की रेखाएं एक संतरे की फांकों की तरह होती हैं। वो इक्वेटर पर सबसे चौड़ी होती हैं और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाती हैं, एक दूसरे के करीब आकर मिल जाती हैं। अब क्योंकि भारत इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ लॉन्गिट्यूड की रेखाएं एक दूसरे के करीब आने लगती हैं, जिससे पूरब पश्चिम की असल दूरी कम हो जाती है। और यही इस विरोधाभास का सार है। लैटिट्यूड्स के बीच की दूरी बराबर रहती है, लेकिन लॉन्जिट्यूड्स के बीच की नहीं। यही वो सिंपल सा ज्योग्राफिकल फैक्ट है जो हमारी पहेली को सुलझाता है और हमें बताता है कि भारत लंबा ज्यादा और चौड़ा कम क्यों है, जबकि डिग्री में दोनों बराबर लगते हैं। तो ठीक है, हमने इस जियोमेट्रिक पहेली को तो सुलझा लिया, लेकिन मैप पर बनी इन लाइंस का हमारी असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये भारत में रहने वाले हम सब लोगों की जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित करती है। पहला है क्लाइमेट यानी जलवायु। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ तक का इतना बड़ा लैटिट्यूडनल फैलाव भारत को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर एल्पाइन टुंड्रा तक एक अविश्वसनीय क्लाइमेट डाइवर्सिटी देता है। और दूसरा है टाइम। लगभग 30 डिग्री के लॉन्गिट्यूडनल फैलाव का मतलब है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के लोकल टाइम में करीब करीब 2 घंटे का अंतर है। तो ये है इस पूरे विश्लेषण का एक क्विक रिकैप। ये वो जरूरी नंबर हैं जो ग्लोब पर भारत की जगह को तय करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत के क्लाइमेट,
टाइम और उसकी पहचान की पूरी कहानी कहते हैं। हमने इस मैथमेटिकल बॉक्स की बाउंड्री तो बना ली, लेकिन इन कोऑर्डिनेट्स पर असल में कौन सी जगहें हैं? भारत के वो 4 एक्सट्रीम कोने कौन से हैं जहां हमारा देश खत्म होता है? ये हम जानेंगे अपने अगले अंक में। तो हमारे इस सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने भारत के लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट को समझा था। याद है ना, हमने भारत के चारों तरफ एक काल्पनिक मैथमेटिकल बॉक्स बनाया था ताकि इसकी सीमाओं को समझा जा सके। तो अब जब वो कोऑर्डिनेट्स वाला बॉक्स बन गया है, तो चलिए अब असल में उन कोनों तक चलकर देखते हैं। आज हम एक वर्चुअल सफर पर निकलेंगे, जमीन पर मौजूद उन असली जगहों पर जो भारत की हदों को तय करती हैं। मतलब हम उस बॉक्स के बिल्कुल किनारों तक जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, भारत का सबसे उत्तरी प्रहरी। हम बढ़ रहे हैं उस तरफ जिसे सच में दुनिया की छत कहा जाता है। तो भारत का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। लेकिन ये कोल क्या चीज़ है? ये नाम थोड़ा अलग नहीं लगता? तो देखिए, बात ये है कि कोल असल में कोई पहाड़ की चोटी नहीं होती। ये तो 2 ऊंची चोटियों के बीच एक निचला काठी जैसा रास्ता होता है, एक तरह का पास या दर्रा। तो इंदिरा कोल भी असल में एक बहुत ऊंचाई पर मौजूद दर्रा है जो हमारी उत्तरी सीमा पर एक सेंटिनल, एक प्रहरी की तरह खड़ा है। अब इसकी लोकेशन ही इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। इंदिरा कोल पड़ता है लद्दाख में, विशाल काराकोरम रेंज का हिस्सा है ये, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यानी सामरिक महत्व बहुत बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ठीक उस जगह पर है जहां भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। इसे ट्राई जंक्शन कहते हैं और ये दुनिया के सबसे संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में से एक है। चलिए अब नॉर्थ से लगाते हैं एक सीधी छलांग एकदम साउथ में। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और आम कंफ्यूजन है जिसे आज हम एक बार में ही क्लियर कर देंगे। ये कहानी है 2 दक्षिणों की। तो ये कंफ्यूजन है क्या? देखिए, असल में भारत के एक नहीं बल्कि 2 सदर्न पॉइंट्स हैं। एक है हमारी मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का सिरा कन्याकुमारी, ये भारतीय पेनिनसुला का अंत है, और दूसरा है भारत का एब्सोल्यूट यानी संपूर्ण दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है जो पूरे भारतीय संघ का आखिरी छोर है। अच्छा, अब इसे जरा नंबर्स में देखते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। कन्याकुमारी का जो लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ, और ये नंबर क्या बताता है? इक्वेटर से इसकी दूरी। और अब इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड देखिए, ये है 6 डिग्रीज 45 मिनट्स नॉर्थ। अब देखिए, 6 का आंकड़ा 8 से छोटा है ना? इसका सीधा मतलब है कि इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी से भी ज्यादा साउथ में है, इक्वेटर के और भी ज्यादा पास। तो चलिए पहले बात करते हैं मेनलैंड टिप यानी कन्याकुमारी की। इसका पुराना नाम केप कोमरिन था और ये तमिलनाडु में है। पर इसकी सबसे कमाल की बात ये है कि यहीं पर 3 बड़े समंदर आकर मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। एक शानदार संगम है ये। और अब आते हैं भारत के एब्सोल्यूट सदर्न पॉइंट पर यानी इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट था और ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि भारत गणराज्य का असली सबसे दक्षिणी बिंदु यही है। तो नॉर्थ और साउथ तो हो गए, अब बारी है ईस्ट वेस्ट की। अब हम भारत के हॉरिजॉन्टल एक्सपेंस को देखेंगे। एक तरफ नमक के मैदान तो दूसरी तरफ वो जगह जहां भारत में सूरज सबसे पहले उगता है। तो भारत का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है गुहार मोती। हाँ, कुछ जगहों पर आपको इसका नाम गुहार मोटा भी लिखा मिल सकता है। तो ये गुहार मोती है कहाँ? ये गुजरात के कच्छ जिले में है। रन ऑफ कच्छ के विशाल दलदली नमक के मैदानों में बसा एक छोटा सा गांव। जरा कल्पना कीजिए, दूर दूर तक फैली सफेद नमक की जमीन, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया लगती है, और ये पाकिस्तान की सीमा के बहुत करीब है। अब वेस्ट से चलते हैं एकदम ऑपोजिट एंड पर, लगभग 3000 किलोमीटर दूर। भारत का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू। तो किबिथू अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। ये ठीक उस जगह पर है जहां लोहित नदी
चीन से भारत में आती है। और इसका सबसे बड़ा महत्व, इसे भारत में उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर सुबह पूरे देश में सूरज की पहली किरणें इसी गांव पर पड़ती हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारी ये वर्चुअल यात्रा पूरी हो चुकी है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने देखा उसे एक साथ एक सिंगल फ्रेम में समराइज कर लेते हैं। तो एक नजर डालते हैं भारत के चारों कार्डिनल पॉइंट्स पर। नॉर्थ में है लद्दाख का इंदिरा कॉल, साउथ में याद है ना 2 पॉइंट्स हैं, मेनलैंड पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी और ओवरऑल टेरिटरी का इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में। ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश का किविथू और वेस्ट में गुजरात का गुहार मोती। इसे याद रखने के लिए ये एक परफेक्ट समरी है। तो हमने भारत के उस मैथमेटिकल बॉक्स की बाहरी हदें तो देख ली, है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें उस बॉक्स के अंदर देखना है। अंदर कुछ ऐसी इनविजिबल लाइंस हैं जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सूरज और समय तक को कंट्रोल करती हैं। और इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं कि आखिर वो कौन सी लाइन है जो भारत को ठीक बीच से लगभग 2 बराबर हिस्सों में काटती है। यही लाइन डिसाइड करती है कि कौन से राज्य ट्रॉपिकल हैं और कौन से सब ट्रॉपिकल। इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले पड़ाव पर, तो हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने भारत की बाहरी सरहदों को, मतलब उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को समझा था, पर आज हम उस अदृश्य रेखा की बात करेंगे जो भारत को सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि जलवायु के हिसाब से ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांट देती है। याद है ना, हमने उत्तर में इंदिरा कोल से लेकर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और पश्चिम में गोहार मोती से लेकर पूरब में किबिथू तक भारत के विस्तार को देखा था। लेकिन कहानी सिर्फ इन बाहरी सीमाओं पर ही खत्म नहीं होती है। तो असल सवाल ये उठता है कि वो कौन सी अदृश्य रेखा है जो देश के ठीक बीच से गुजरती है और इसकी जलवायु यानी इसके क्लाइमेट को हमेशा के लिए डिफाइन कर देती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो ग्रेट सोलर डिवाइड है, इसके पीछे है एक खगोलीय रेखा जिसका भारत पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है और इसे हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। तो इस रेखा का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। अब ज्योग्राफी में इसका मतलब क्या है? ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, जहां साल में कम से कम एक बार सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, मतलब सूरज ठीक सिर के ऊपर होता है। तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत जरूरी एस्ट्रोनॉमिकल बाउंड्री है। पर सवाल ये है कि एक काल्पनिक रेखा, एक इमेजिनरी लाइन इतनी जरूरी क्यों है? वेल, इसका जवाब है जलवायु यानी क्लाइमेट। यही कर्क रेखा भारत को 2 बिल्कुल अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है, मानो एक ही देश में 2 अलग दुनियाएं हों। चलिए इस फर्क को समझते हैं। इस रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है वो आता है ट्रॉपिकल जोन में, जहां साल भर मौसम गर्म रहता है और सूरज साल में 2 बार ठीक सिर के ऊपर होता है। वहीं रेखा के उत्तर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है, जहां हमें गर्मी और सर्दी जैसे अलग अलग मौसम देखने को मिलते हैं और यहाँ सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती। और कमाल की बात तो ये है कि ये लाइन देश को क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 2 एकदम बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये कुदरत की एक गजब की सिमेट्री है जो भारत के भूगोल को एक अलग ही पहचान देती है। तो अब जब इसका महत्व समझ आ गया है, तो क्यों ना भारत के नक्शे पर इस रेखा के साथ साथ वेस्ट से ईस्ट तक एक छोटा सा सफर किया जाए। देखते हैं कि ये कहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जी हाँ, पूरे 8 राज्य। चलिए पश्चिम से शुरू करते हैं और एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात से, फिर ये राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से को छूकर निकलती है और मध्य प्रदेश में इसका सबसे लंबा रास्ता है। इसके बाद ये लाइन छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और आखिर में ये सफर पूरा होता है नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम से निकलकर। तो ये है वो 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। अब इन 8 राज्यों को वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? लेकिन फिक्र की बात नहीं, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक है जो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की है। आइए इस निमोनिक को डीकोड करते हैं। गुजराती से गुजरात, राजा से राजस्थान, मेड से मध्य प्रदेश,
चीफ से छत्तीसगढ़, जस्टिस से झारखंड, विन से पश्चिम बंगाल, द से त्रिपुरा और मीटिंग से मिजोरम। है ना एकदम आसान? चलिए अब कुछ और दिलचस्प फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक की हमारी समझ को और भी गहरा कर देंगे। ये रेखा 8 राज्यों से तो गुजरती है, पर यहाँ एक ट्रिकी सवाल बनता है। इन 8 राज्यों में से सिर्फ 3 की राजधानियां ही इस रेखा के उत्तर में यानी नॉर्थ में है। ये हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल। बाकी 5 राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती हैं। और एक और कमाल का फैक्ट, माही नदी भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये पहले मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर बहते हुए रेखा को पार करती है और फिर राजस्थान से दक्षिण की ओर मुड़कर गुजरात में दोबारा इसे पार करती है। तो ये तो हुई हॉरिजॉन्टल डिवाइड की बात कि कैसे एक लेटी हुई रेखा भारत को जलवायु के हिसाब से बांटती है। लेकिन भारत की जो चौड़ाई है वो एक और चुनौती सामने लाती है, और वो है समय की चुनौती, एक वर्टिकल प्रॉब्लम। तो चलिए फटाफट से आज के की पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं। कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड पर। यह भारत को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हिस्सों में बांटती है। ये कुल 8 राज्यों से गुजरती है और एक की फैक्ट ये है कि इन 8 राज्यों में से सिर्फ 3 की राजधानियां ही इस रेखा के नॉर्थ में हैं। तो सवाल ये है कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भारत की जलवायु को बांटती है, तो जब देश के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो वो कौन सी वर्टिकल लाइन है जो पूरे भारत के समय को एक साथ जोड़ती है? इसका जवाब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में। नमस्कार। चलिए भारत के भूगोल की हमारी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार हमने भारत को एक आड़ी रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से समझा था। आज हम बात करेंगे एक खड़ी रेखा की, एक ऐसी रेखा जो पूरे देश की धड़कन को यानी उसके समय को एक साथ पिरोती है। तो याद है पिछली बार हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा की, वो हॉरिजॉन्टल रेखा जो भारत को 2 अलग-अलग क्लाइमेट जोन्स में बांटती है। खैर, वो तो थी हॉरिजॉन्टल कहानी। आज हम एक वर्टिकल चुनौती को समझने वाले हैं। और वो चुनौती है ये सवाल कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उग चुका होता है, तो वहीं गुजरात में सुबह होने में अभी भी लगभग 2 घंटे बाकी होते हैं। तो फिर इस 2 घंटे के फर्क के बावजूद पूरे देश में सबकी घड़ियां एक ही समय कैसे दिखाती हैं? जरा सोचकर देखिए, अगर हर शहर अपना अपना लोकल सोलर टाइम मानने लगे तो क्या होगा? मतलब पूरा केओस। ट्रेनें किस टाइम टेबल पर चलेंगी, बिजनेस कैसे काम करेंगे? ये तो ऐसा होगा जैसे पूरा देश समय की वजह से ही बंट गया हो। तो इसी बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए भारत ने एक बहुत ही साहसिक और एकीकृत फैसला लिया, एक राष्ट्र एक समय, यानी वन नेशन वन टाइम। ये एक ऐसा कदम था जिसका मकसद पूरे देश को एकता के सूत्र में एक ही घड़ी के नीचे लाना था। तो फिर ये एकता की रेखा या लाइन ऑफ यूनिटी आखिर तय कैसे हुई? चलिए देखते हैं कि कैसे ज्योग्राफर्स ने यानी भूगोलवेत्ताओं ने लॉन्जिट्यूड्स यानी देशांतर के एक बहुत ही सीधे साधे गणित से भारत के लिए एक सिंगल टाइम जोन बना दिया। देखिए, इसका गणित बहुत ही आसान है। भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड अरुणाचल प्रदेश में है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब बस इन दोनों का औसत यानी एवरेज निकाल लीजिए और हमें क्या मिलता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। बस यही है भारत का देशांतरीय केंद्र, द लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ इंडिया। और इसी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व लॉन्गिट्यूड को भारत की मानक मध्याह्न रेखा यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के तौर पर चुना गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक रेखा पर जो भी लोकल टाइम होगा वही पूरे देश का ऑफिशियल स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। और इसी को हम सब जानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST के नाम से। अच्छा, तो दुनिया के हिसाब से हमारा समय कहाँ है? देखिए, पृथ्वी हर घंटे 15 डिग्री घूमती है। तो जब हम 82.5 डिग्री को 15 से भाग देते हैं तो जवाब आता है 5.5 घंटे। इसीलिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दुनिया के मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से ठीक 5.5 घंटे आगे है। ये +5.5 ही वो नंबर है जो हर भारतीय घड़ी को दुनिया से जोड़ता है।
भारत का ये फैसला कितना अनोखा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस जैसा विशाल देश 11 अलग-अलग टाइम जोन में बटा है, लेकिन भारत ने अपनी इतनी विविधता और विशालता के बावजूद राष्ट्रीय एकता को सबसे ऊपर रखा और एक ही टाइम जोन को अपनाया। तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो नक्शे पर तो बस एक सीधी लकीर है, वो असल में जमीन पर कहां-कहां से गुजरती है। चलिए अब इस काल्पनिक रेखा के साथ साथ भारत के 5 राज्यों का एक छोटा सा सफर करते हैं। ये रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हुए 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और इन्हें याद रखने के लिए एक बड़ी आसान सी ट्रिक है, मौका। एम से मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। और हाँ, एक और मजेदार बात, आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर शहर वो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है जहां से IST तय होता है। तो अगली बार जब कोई अपनी घड़ी देखे, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, तो याद रखिएगा कि वो समय असल में मिर्जापुर का लोकल टाइम है। चलिए, अब हम अपनी इस भौगोलिक कहानी के सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, एक ऐसे पॉइंट पर जहां भारत की 2 सबसे जरूरी काल्पनिक रेखाएं, समय और जलवायु की रेखाएं, एक दूसरे से मिलती हैं। तो ये हैं भारत की वो 2 महान रेखाएं। एक तरफ है हमारी वर्टिकल टाइमलाइन यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर, और दूसरी तरफ है हमारी हॉरिजॉन्टल क्लाइमेट लाइन यानी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर पर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये दोनों बेहद जरूरी रेखाएं एक दूसरे को काटती कहाँ हैं? भारत में ऐसी कौन सी खास जगह है जहां समय और जलवायु का संगम होता है? और इसका जवाब है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में ही होता है ये महान प्रतिच्छेदन, द ग्रेट इंटरसेक्शन। इसी एक बिंदु को भारत का खगोलीय हृदय या एस्ट्रोनॉमिकल हार्ट भी कहा जाता है। ये वो अनोखा मुकाम है जहां भारत के समय की रेखा और जलवायु की रेखा एक दूसरे से आकर मिलती हैं, और ये बात इसे भारत के भूगोल में एक बहुत ही असाधारण जगह बना देती है। तो चलिए एक नज़र में सारी ज़रूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। टाइम ऑफसेट है GMT से +5:30। रेफरेंस शहर है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और AP। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहां ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मिलती है वो है कोरिया जिला, छत्तीसगढ़। तो देखिए, अब तक हमने भारत को उसकी बाहरी सीमाओं से समझा और फिर उसकी 2 सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक रेखाओं यानी जलवायु की रेखा और समय की रेखा से भी परिभाषित कर लिया है। एक तरह से हमने भारत का एक जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल ये उठता है कि इस भौगोलिक ढांचे के अंदर की जमीन राजनीतिक तौर पर कैसे बंटी हुई है। आखिरकार ये एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे अगले विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। हम भारत के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मोज़ेक यानी इसकी जटिल राजनीतिक संरचना को समझेंगे और इसके 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा करेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने भारत की बाहरी रूपरेखा को समझा था, उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसी रेखाओं को देखा था। आज चलिए उस फ्रेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भारत भीतर से कैसा दिखता है। तो इस चर्चा की शुरुआत इसी एक विचार से करते हैं। भारत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये राज्यों का एक संघ है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की सीमाओं के अंदर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल मैप छिपा हुआ है। आज हम उसी नक्शे को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत के पॉलिटिकल मोज़ेक को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि एरिया यानी क्षेत्रफल और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से कौन से राज्य सबसे बड़े और कौन से सबसे छोटे हैं। इसके बाद हम राज्यों की पड़ोसी सीमाओं की दिलचस्प ज्योमेट्री को जानेंगे और आखिर में इन सभी बातों का एक क्विक समरी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन के साथ, इंडिया अ पॉलिटिकल मोज़ेक। ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक ऐसा डायनामिक पजल है जो हमेशा से बदलता आया है। अच्छा, तो ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आखिर फर्क क्या है?
देखिए, स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र या पंजाब, इनकी अपनी चुनी हुई सरकार होती है, अपने मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरीज जैसे कि चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार, ये सीधे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। अब आते हैं हमारे पहले कंपैरिजन पर। हम देखेंगे कि भारत के राज्यों के फिजिकल साइज में, उनके क्षेत्रफल में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ राज्य तो इतने विशाल हैं कि कई देशों से भी बड़े हैं, जबकि कुछ इतने छोटे हैं कि नक्शे पर ढूंढना मुश्किल हो जाए। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, कितना जबरदस्त है। एक तरफ है राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो पश्चिम में एक मजबूत ढाल की तरफ फैला हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ है गोवा, हमारा सबसे छोटा राज्य, जो कोंकण तट पर एक छोटे से खूबसूरत मोती जैसा लगता है। और यही कहानी हमें यूनियन टेरिटरीज में भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा है लद्दाख, एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान, द आइस डेजर्ट, जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ और खामोशी है। और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, अरब सागर में मूंगे से बने द्वीपों का एक नन्हा सा समूह, मानो पानी पर किसी ने रंग बिखेर दिए हों। चलिए, अब जमीन के आकार से आगे बढ़कर लोगों की बात करते हैं, आबादी की, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन के मैप को देखते हैं तो कहानी एकदम पलट जाती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो राज्य आकार में बड़ा हो वहां लोग भी सबसे ज्यादा रहते हों। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 23 करोड़ से भी ज्यादा। ये उत्तर प्रदेश की आबादी है। अगर उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता, ब्राजील से भी बड़ा। सोचिए, एक ही राज्य में इतने सारे लोग। इसका एक बड़ा कारण यहाँ के उपजाऊ गंगा के मैदान है, जिसने सदियों से इतनी घनी आबादी को संभाला है। ये स्लाइड इस फर्क को कितने साफ तौर पर दिखाती है। एक तरफ है उत्तर प्रदेश, जिसे हम ह्यूमन ओशन कह सकते हैं, 23 करोड़ से ज्यादा लोग, और दूसरी तरफ है सिक्किम, जो एक शांत माउंटेन हैमलेट या पहाड़ी गांव जैसा है, जिसकी आबादी सिर्फ 6 लाख के आसपास है। यह दिखाता है कि भारत में जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है। यूनियन टेरिटरीज में भी हमें यही पैटर्न देखने को मिलता है। दिल्ली, जो देश का अर्बन कोर यानी शहरी दिल है, सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और फिर से लक्षद्वीप सबसे कम आबादी वाला है, जिसे हम लोनली आइलैंड्स या अकेले द्वीपों का समूह कह सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लक्षद्वीप एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अब तक हमने राज्यों को अलग अलग देखा, अब देखते हैं कि वो एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। अब हम कनेक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कैसे ये राज्य एक दूसरे से मिलकर भारत का जियोपॉलिटिकल नक्शा बनाते हैं। कुछ राज्य तो कई राज्यों के लिए हब का काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका सिर्फ एक ही पड़ोसी राज्य है। उत्तर प्रदेश को स्पाइडर स्टेट यानी मकड़ी राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली से अपनी सीमाएं साझा करता है, जो किसी भी दूसरे राज्य से ज्यादा है। अपनी इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे पड़ोसियों की वजह से ये उत्तर भारत की राजनीति और भू राजनीति का एक पिवट, एक धुरी बन जाता है। और अब बात करते हैं फिंगर स्टेट्स की। ये 2 ऐसे अनोखे राज्य हैं जो भारत के बाकी हिस्सों से सिर्फ एक ही राज्य के जरिए जुड़े हैं। सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल से जुड़ा है और मेघालय सिर्फ असम से। ये भौगोलिक स्थिति उन्हें काफी अलग थलग और रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये स्लाइड भारत के आंतरिक भूगोल के सभी की एक्सट्रीम्स को एक ही जगह पर समराइज कर देगी। आइए इस समरी टेबल पर एक नजर डालते हैं। एरिया में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा गोवा। यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा है सिक्किम। और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा आबादी दिल्ली की है और सबसे कम, एक बार फिर, लक्षद्वीप की। तो हमने भारत के अंदर का नक्शा तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब हमें अपनी नजरें बाहर की ओर घुमानी होंगी। अब हम भारत की सीमाओं की बात करेंगे, जिसे हम कह सकते हैं द रिंग ऑफ फायर, यानी आग का घेरा। इन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा उस 15,106 किलोमीटर लंबी रेखा पर टिकी है जो भारत को बाहरी दुनिया से अलग करती है। यही है भारत की लैंड बॉर्डर, और यही होगा हमारे अगले विश्लेषण का विषय। तो मैं आप सबको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, आखिर इस रिंग ऑफ फायर पर, इस आग के घेरे पर क्या है?
कौन कौन से देश हैं और इन सीमाओं पर भारत के लिए क्या चुनौतियां और क्या अवसर हैं? इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे हमारे अगले विश्लेषण में, जहां हम भारत की लैंड बॉर्डर्स को और भी गहराई से जानेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने भारत की आंतरिक संरचना को परत दर परत समझा था, तो अब चलिए इसकी बाहरी दीवारों यानी इसके बॉर्डर्स पर एक नजर डालते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसका जवाब अक्सर लोग गलत दे देते हैं। सवाल बहुत सीधा है, भारत के साथ सबसे लंबा जमीनी बॉर्डर कौन सा देश साझा करता है? अब ज्यादातर लोगों के दिमाग में शायद चीन या पाकिस्तान का नाम आएगा, क्योंकि राजनीतिक वजहों से यही दो नाम हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन असली जवाब पॉलिटिकल हेडलाइंस में नहीं, बल्कि ज्योग्राफी के फैक्ट्स में छिपा है। और सच ये है कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो बात करते हैं भारत के इस रिंग ऑफ फायर की। ये कोई आग का गोला नहीं है, बल्कि ये है भारत का 15,106.7 किलोमीटर लंबा कॉन्टिनेंटल पेरीमीटर। सोचिए, एक ऐसी सीमा जो 7 देशों से गुजरती है, रेगिस्तानों से, बर्फीले ग्लेशियरों से और घने जंगलों से होकर। और यहां सबसे जरूरी पॉइंट है इस बॉर्डर का स्केल, इसकी विशालता 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में रखें तो ये दिल्ली से न्यूयॉर्क की दूरी से भी ज्यादा है। यही आंकड़े भारत की सुरक्षा और विदेश नीति की नींव हैं। तो सवाल उठता है कि इतने सारे देशों के बॉर्डर की लंबाई का सही क्रम, मतलब कौन सा लंबा कौन सा छोटा, ये याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही सरल सा कोड है, और वो कोड है ये निमोनिक। निमोनिक यानी याद रखने का एक आसान सा फॉर्मूला। इसे बचपन MBA के नाम से जाना जाता है। बड़ा सिंपल है। ये कोड भारत के पड़ोसियों को उनके बॉर्डर की लंबाई के हिसाब से सबसे लंबे से सबसे छोटे के क्रम में व्यवस्थित कर देता है। चलिए अब इस कोड को आराम से डीकोड करते हैं। हर एक अक्षर एक देश है घटते क्रम में। सबसे पहले B से बांग्लादेश, जो 4096.7 किलोमीटर के साथ टॉप पर है। फिर 4 से चाइना 3488 किलोमीटर। उसके ठीक नीचे P से पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। चीन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब देखिए एक बड़ा जंप, N से नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर M से म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद B से भूटान सिर्फ 699 किलोमीटर। और आखिर में A से अफगानिस्तान, जो केवल 106 किलोमीटर की एक छोटी सी पट्टी है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे लंबा है ही क्यों? इसका राज छिपा है इस टर्म में, फ्रैक्टल लाइक जिगजैग। इसका मतलब क्या है? सोचकर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। नदियां सीधी लाइन में तो बहती नहीं, वो घूमती हैं, मुड़ती हैं। बिल्कुल वैसे ही ये बॉर्डर एक अजीब टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाता है। और इसी जिगजैग की वजह से अगर आप इसकी पूरी लंबाई नापें तो वो एक सीधी लाइन से हजारों किलोमीटर ज्यादा हो जाती है। और ये बार चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, बांग्लादेश का बार चीन और पाकिस्तान से कितना आगे है, लगभग 600 किलोमीटर से भी ज्यादा का फर्क। यही वो फ्रैक्टल इफेक्ट है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अब ये आंकड़ों के साथ साथ विजुअली भी क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब हमने लंबाई तो समझ ली, लेकिन बॉर्डर की कहानी सिर्फ किलोमीटर में नहीं होती। अब हम क्या से क्यों की तरफ बढ़ेंगे, मतलब इन बॉर्डर्स की लोकेशन इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक क्यों है? ये टेबल भारत के 4 सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक गेटकीपर्स को दिखाती है। ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 देशों से मिलती है। इसीलिए ये जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट्स हैं। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख। यहां पर अगर एक पड़ोसी के साथ तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर बाकी 2 पर भी पड़ सकता है। मतलब ये जगहें हमेशा हाई अलर्ट पर रहती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल उलट कुछ राज्य सिंगुलर बफर्स का काम करते हैं। मतलब इनकी सीमा सिर्फ एक ही पड़ोसी देश से लगती है, जैसे मेघालय, जिसका बॉर्डर सिर्फ बांग्लादेश से है, या उत्तर प्रदेश, जिसका बॉर्डर सिर्फ नेपाल से है। इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन उन गेटकीपर्स के मुकाबले कम जटिल होती है। इन्हें सिर्फ एक ही अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट को मैनेज करना होता है। तो इस सबसे एक चीज तो साफ है, भारत की सबसे लंबी सीमा यानी बांग्लादेश वाली किसी राजनीतिक मुद्दे का नतीजा नहीं, बल्कि ज्योग्राफी की जटिलता का परिणाम है। और दूसरी तरफ है सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। वाखान कॉरिडोर को छूती हुई ये 106 किलोमीटर की पट्टी भले ही छोटी हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने पड़ोसियों की लिस्ट देख ली,
उनकी लंबाई समझ ली, लेकिन अब वक्त है इन लकीरों पर चलने का, इन्हें करीब से जानने का। और यहीं से हमारे अगले विश्लेषण की जमीन तैयार होती है। अगली बार हम चलेंगे भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी वो सरहद जिसे 1947 में खून से खींचा गया था। आज भी ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भारी सैन्यकृत सीमाओं में से एक मानी जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस क्यों का जवाब हम ढूंढेंगे अगली बार। नमस्कार। तो पिछली बार हमने भारत के पड़ोस की एक बड़ी तस्वीर देखी थी, है ना? आज चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और फोकस करते हैं सबसे मुश्किल, सबसे अस्थिर हिस्से पर, यानी भारत के पश्चिमी मोर्चे पर। ये जो सरहद है ना, ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लकीर नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास का एक जख्म है, एक ऐसा घाव जो आज भी रिश्ता है। जरा सोचिए, 1947 में बस एक कलम चली और उसने सिर्फ जमीन ही नहीं बांटी, बल्कि नदियां, गांव, खेत और न जाने कितने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए बांट दिया। और उसकी विरासत, वो तो हम आज तक ढो रहे हैं। तो चलिए इस उलझी हुई सीमा को एक एक करके परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत हम करेंगे पश्चिमी मोर्चे के सबसे अहम हिस्से से, यानी पाकिस्तान से सटी हमारी सरहद से। इस बॉर्डर का एक नाम है द रैडक्लिफ लाइन। नाम पड़ा सर सिरिल रैडक्लिफ के ऊपर, जो एक ब्रिटिश वकील थे। और देखिए, विडंबना देखिए, जिस इंसान को भारत की जमीन, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, उसी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो 1947 में दो नए मुल्कों के बीच लकीर खींच दे। अच्छा, तो ये जो लंबी चौड़ी सरहद है, ये भारत के 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है। अब इसे याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, GRP-J&K लद्दाख। G से हुआ गुजरात, R से राजस्थान, P से पंजाब और फिर J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तो है ही, सिंपल। लेकिन ठहरिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बस एक सीधी साधी लाइन है, तो आप गलत हैं। असल में कहानी तो अब और भी पेचीदा होने वाली है। ये बॉर्डर एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरह का है, और इस फर्क को समझना बेहद बेहद जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी की पूरी 3323 किलोमीटर लंबी सरहद लीगली यानी कानूनी तौर पर एक जैसी है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सरहद को ऐसे समझिए जैसे इसकी 2 अलग-अलग पहचानें हों। पहली है इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे हम शॉर्ट में IB कहते हैं। ये वो ऑफिशियल लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री है जो रैडक्लिफ लाइन के रास्ते पर ही बनी है। ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब को पाकिस्तान से अलग करती है। ये मामला सेटल्ड है। लेकिन फिर आती है दूसरी पहचान, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। अब ये कोई तयशुदा सरहद नहीं है, ये एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है जो जंग और सीज फायर्स के बाद बनी। ये भारतीय प्रशासन वाले जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अलग करती है। तो एक है IB जो कानूनी है, और दूसरी है LOC जो एक मिलिट्री रियलिटी है। ये फर्क समझना इस पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को समझने की चाबी है। और जानते हैं, इतने तनाव के बावजूद जोड़ने की कोशिशें भी हुई हैं। रेल डिप्लोमेसी के जरिए इस बंटवारे के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की गई, जैसे कि समझौता एक्सप्रेस जो दिल्ली और लाहौर को जोड़ती थी, और थार एक्सप्रेस जो रेगिस्तानी इलाकों को आपस में मिलाती थी। ये ट्रेनें एक याद दिलाती हैं उस सांझे इतिहास की, उन रिश्तों की जो लकीरों के आर पार आज भी जिंदा हैं। चलिए अब पाकिस्तान से थोड़ा और उत्तर की तरफ चलते हैं, भारत के पश्चिमी मोर्चे के एकदम ऊपरी सिरे पर। यहाँ एक और बहुत अहम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाने वाली सीमा है। यहाँ भारत का एक और पड़ोसी है, अफगानिस्तान। ये भारत की सबसे छोटी जमीनी सीमा है। कितनी? सिर्फ 106 किलोमीटर। लेकिन इसके छोटे साइज पर मत जाइए, ये 106 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक रूप से इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस बॉर्डर को कहते हैं ड्यूरैंड लाइन। ज्योग्राफिकली देखें तो ये अफगानिस्तान के मशहूर वखान कॉरिडोर के साथ लगती है। ये वखान कॉरिडोर एक पतली सी जमीन की पट्टी है जो एक बफर की तरह काम करती है और रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो गलियारा है जो भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, और ये सरहद सीधे सीधे हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ती है।
मगर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। ये जो पूरी 106 किलोमीटर की सरहद है ना, ये मौजूदा वक्त में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के इलाके में पड़ती है, और इसने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें दो लीगल टर्म्स समझने होंगे, डी जोरे और डी फैक्टो। डी जोरे का मतलब होता है कानून के मुताबिक। तो डी जोरे यानी कानूनन भारत इसे अफगानिस्तान के साथ अपनी ऑफिशियल इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, हमारा दावा पक्का है। लेकिन डी फैक्टो यानी असलियत में या ज़मीनी हकीकत ये है कि भारत का इस इलाके पर फिलहाल कोई फिजिकल कंट्रोल नहीं है। तो ये कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच के फ़र्क का एक क्लासिक केस है। तो सवाल ये है कि इतनी ज्यादा मुश्किल और पेचीदा सरहद की हिफाजत कौन करता है, किसकी जिम्मेदारी है ये? चलिए अब उन जांबाजों पर नजर डालते हैं जो इस अहम मोर्चे पर दिन रात तैनात रहते हैं। इस मोर्चे की रखवाली की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ के पास। बीएसएफ को अक्सर इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी भारत की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे 1965 की जंग के बाद खास तौर पर भारत की पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत के लिए ही बनाया गया था। तो चलिए, जो कुछ हमने अब तक समझा है उससे फटाफट समेट लेते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ हमारी 3323 किलोमीटर लंबी एक बहुआयामी सरहद है, जिसके दो हिस्से हैं, रैडक्लिफ लाइन और लॉक। ये सरहद 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। और थोड़ा और ऊपर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ एक छोटी, सिर्फ 106 किलोमीटर की लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक ड्यूरन लाइन है, जो सिर्फ लद्दाख को छूती है। तो हमने पश्चिमी मोर्चे की सारी उलझनों को समझ लिया है। अब चलिए यहाँ से ठीक 180 डिग्री घूमते हैं उत्तर और पूरब की तरफ, क्योंकि वहाँ हमारा एक और विशाल पड़ोसी इंतजार कर रहा है। वहाँ ड्रैगन है। जी हाँ, अगले विश्लेषण में हम भारत और चीन के बीच की सरहद को खंगालेंगे, जो हमारी दूसरी सबसे लंबी और शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सरहद है। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार। पिछले अंक में हमने भारत की पश्चिमी सीमा को समझा था, तो आज चलिए अपना ध्यान उत्तर की ओर मोड़ते हैं, उन बर्फीली ऊंचाइयों की तरफ, जहां एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती भारत का इंतजार कर रही है। ये जो बात कही गई है वो चीन के साथ हमारी सीमा की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, बल्कि दुनिया की छत पर दो महाशक्तियों के बीच टकराव का एक मैदान है। तो आइए आज इसी पेचीदा सीमा की एक एक परत को खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये चुनौती आखिर है कितनी बड़ी? चलिए सबसे पहले इस सीमा के विशाल आकार और इसकी मुश्किलों को समझते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे कठिन सीमाओं में से एक बनाती है। 3488 किलोमीटर। जी हां, यह है चीन भारत सीमा की कुल लंबाई, जो इसे भारत की दूसरी सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। अब अंदाजा लगाइए, ये लगभग उतनी ही दूरी है जितनी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की है। बहुत लंबा है ये। और हाँ, इसे नक्शे पर सिर्फ एक सीधी लकीर समझने की भूल मत कीजिएगा। ये सीमा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय से होकर गुजरती है। यहाँ विशाल ग्लेशियर हैं, ऐसे दर्रे हैं जहाँ पहुँचना लगभग नामुमकिन है, और मौसम तो इतनी तेजी से बदलता है कि कुछ कह नहीं सकते। तो असल में ये एक जीती जागती, हमेशा बदलती रहने वाली सीमा है। अब इतनी विशाल और जटिल सीमा को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे 3 मुख्य हिस्सों या कहें कि सेक्टर्स में बांटकर देखा जाए। ये हैं पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टर। और मजे की बात यह है कि हर सेक्टर की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग पहचान है। तो चलिए हम अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पश्चिमी क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न सेक्टर से, जिसे इस पूरी सीमा का सबसे ज्यादा तनावपूर्ण और विवादित हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर पे फोकस करते हैं। ये वो इलाका है जो लद्दाख को चीन के शिनजियांग और तिब्बत से अलग करता है, और यहीं पर इस कहानी के सबसे बड़े विवाद की जड़ें छिपी हैं। यहाँ सारा झगड़ा शुरू होता है 1865 की जॉनसन लाइन से। ये वो सीमा थी जो ब्रिटिश भारत ने तय की थी, और इसके हिसाब से पूरा अक्साई चिन इलाका भारत का हिस्सा है, जो अब लद्दाख का एक अंग है। लेकिन चीन इससे बिल्कुल नहीं मानता और अपनी अलग क्लेम लाइन बताता है। अब इसी असहमति की वजह से जमीन पर कोई पक्की सीमा नहीं है, बल्कि एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC है, जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात हैं। तो वेस्टर्न सेक्टर के बारे में 3 बातें हमें याद रखनी है। पहली, इसकी लोकेशन, लद्दाख को शिनजियांग और तिब्बत से अलग करना। दूसरी, अक्साई चिन पर मुख्य विवाद। और तीसरी,
इसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है, जो इसे रणनीतिक तौर पर और भी ज्यादा संवेदनशील बना देता है। चलिए अब वेस्टर्न सेक्टर के भारी तनाव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मिडिल सेक्टर की ओर चलते हैं, जहां सीमा की कहानी बिल्कुल अलग है और काफी हद तक शांत भी। ये तीनों सेक्टर्स में सबसे कम विवादित है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ सीमा का बंटवारा ज्यादातर वाटरशेड प्रिंसिपल के आधार पर हुआ है। इसका मतलब बहुत सरल है, पहाड़ों की चोटियों को ही एक नेचुरल बॉर्डर मान लिया गया है, जहां से पानी का बहाव दो अलग अलग दिशाओं में, यानी एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत की ओर जाता है। तो यहाँ की सबसे बड़ी बात क्या है? शांति। यहाँ बड़े सैन्य टकराव नहीं हुए हैं, बल्कि सदियों से ये व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए एक ऐतिहासिक रास्ता रहा है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो यहीं से होकर गुजरती है। अब हम चलते हैं ईस्टर्न सेक्टर की तरफ। यहाँ का विवाद भूगोल से ज्यादा इतिहास और पुराने कानूनी कागजात पर आधारित है। इस सेक्टर के विवाद के केंद्र में है मैकमोहन लाइन। ये वो रेखा है जिसे 1914 में शिमला समझौते के तहत ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने मिलकर तय किया था। भारत इसे एक कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन चीन का तर्क है कि 1914 में तिब्बत एक आज़ाद देश था ही नहीं, इसलिए उसे कोई सीमा समझौता करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए वो इस लाइन को सिरे से खारिज करता है। तो इस सेक्टर की कहानी साफ है, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करता है। चीन इस लाइन को नहीं मानता और अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहकर उस पर अपना दावा करता है। वहीं भारत मैकमोहन लाइन पर मजबूती से कायम है। सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुराने समझौते आज भी दो देशों के बीच इतने बड़े तनाव की वजह बने हुए हैं। तो हमने सीमा की ज्योग्राफी को तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इन बर्फीली, मुश्किल ऊंचाइयों पर हमारी सीमाओं की रक्षा करता कौन है और कौन-कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा पर पड़ते हैं? इस सीमा पर रक्षा की पहली दीवार है ITBP, यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। इसे खास तौर पर 1962 के युद्ध के बाद बनाया गया था और ये एक विशेष पर्वतीय बल है। इसके जवानों को 9000 फीट से लेकर 18700 फीट की ऊंचाई पर माइनस में तापमान के बीच काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है। ये दुनिया की सबसे एलीट फोर्सेस में से एक हैं। अगर हम भारत के नक्शे पर देखें तो चीन के साथ कुल 5 प्रशासनिक क्षेत्र सीमा साझा करते हैं। इनमें सबसे ऊपर वेस्टर्न सेक्टर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, फिर मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं और सबसे पूर्व में ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। कई लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी चीन से लगती होगी, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों राज्यों और चीन के बीच में नेपाल एक बफर का काम करता है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी को समझने के लिए एक बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, किसी भी सीमा की सुरक्षा सिर्फ सैनिकों की तैनाती से ही नहीं होती। आज की आधुनिक सोच ये मानती है कि सीमा पर बसे गांव और वहां रहने वाले लोग भी देश की सुरक्षा का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद है सीमा से लगे गांवों में विकास करना, अच्छी सुविधाएं देना, ताकि लोग रोजगार के लिए वहां से शहर न जाएं। क्योंकि जब गांव आबाद रहते हैं तो वहां के लोग हमारी सेना के लिए आंख और कान की तरह काम करते हैं। कोई भी अनजान हरकत होने पर वो तुरंत जानकारी दे सकते हैं, जिससे हमारी सुरक्षा और भी मजबूत होती है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे फटाफट एक साथ देख लेते हैं। हमने देखा कि वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में है, जहां जॉनसन लाइन और LAC का मुद्दा है। मिडिल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड में है, जो वाटरशेड्स पर आधारित है। और ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम व अरुणाचल में है, जिसे मैकमोहन लाइन तय करती है। और इस पूरी सीमा की रक्षा करती है हमारी बहादुर ITBP। तो पिछली बार हमने पाकिस्तान और आज चीन, इन दो प्रस्तुतियों में हमने भारत की दो सबसे जटिल और तनावपूर्ण सीमाओं का विश्लेषण कर लिया है। तो यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है। हमने तनावपूर्ण सीमाओं की तो बात कर ली, लेकिन उन शांत बफर देशों का क्या, जो इन दोनों के बीच में बसे हैं? इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपनी अगली प्रस्तुति में, जहां हम भारत के हिमालयी पड़ोसियों नेपाल और भूटान के साथ इसके खास रिश्तों को समझेंगे। नमस्कार। पिछले विश्लेषण में हमने भारत की उन सीमाओं को देखा था जहां हर पल तनाव रहता है, कंटीले तार, बंकर और फौज। लेकिन आज चलिए एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं।
हिमालय की गोद में बसी दो ऐसी सीमाएं जहां सरहदें दोस्ती और खुलेपन से बनती हैं। तो आइए इस सफर में हम नेपाल और भूटान के साथ भारत के इन अनोखे रिश्तों को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, यहां जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पश्चिम और उत्तर की हार्ड बॉर्डर्स, जहां तनाव है, सैन्यीकरण है, और दूसरी तरफ हैं हिमालय की ये सॉफ्ट बॉर्डर्स। ये खुली सीमाएं हैं, दोस्ती और बिना रोकटोक आवाजाही पर आधारित। और ये सिर्फ सीमाएं नहीं हैं, ये भारत को स्ट्रैटेजिक डेप्थ देती हैं, मतलब एक तरह का सुरक्षा कवच जो किसी भी बाहरी खतरे को भारत की मुख्य जमीन तक पहुंचने से पहले एक बफर दे देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली केस स्टडी से, पार्ट 1, नेपाल, जिसे हम दी ओपन डोर यानी कि एक खुला दरवाजा भी कह सकते हैं। जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखें तो नेपाल भारत और चाइना के बीच एक बिल्कुल सटीक बफर स्टेट है। अच्छा, तो इस ओपन बॉर्डर का असल मतलब क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक ऐसी सीमा है जहाँ दोनों देशों के लोग लगभग बिना किसी बॉर्डर कंट्रोल के आ जा सकते हैं। जरा सोचिए, भारत और नेपाल के नागरिक बिना वीजा के एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। ये दुनिया में बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार, परिवार और संस्कृति के इतने गहरे रिश्ते हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है। इसकी कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर। इतनी लंबी खुली सीमा को मैनेज करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब ये बात सच में काफी दिलचस्प है। ये जो सीमा है, इसे ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत तय किया गया था, जो 1816 में साइन हुई थी। मतलब 200 साल से भी ज्यादा पुरानी एक संधि आज भी दो आधुनिक देशों के बीच संबंधों की नींव है। तो अब अहम सवाल ये है कि भारत के कौन-कौन से राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक निमोनिक है, सुब्बू। एस से सिक्किम, यू से उत्तर प्रदेश, बी से बिहार, फिर बी से वेस्ट बंगाल और आखिर में यू से उत्तराखंड। कितना सिंपल है ना? चलिए इस सब्बू में एक चीज पर गौर करते हैं। बी फॉर बिहार। बिहार और नेपाल के बीच एक बहुत बड़ी सीमा है, और यही वजह है कि इस पूरे इलाके में इतनी गहरी सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं हैं। नेपाल के मधेश और बिहार में मैथिली और भोजपुरी जैसी भाषाएं, रीति रिवाज और यहाँ तक के रिश्तेदारियां भी आम हैं। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भूगोल संस्कृति को आकार देता है। तो नेपाल से आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं अपने दूसरे हिमालयी बफर पर, पार्ट 2, भूटान, द फ्रेंडशिप बाउंड्री। भूटान के साथ भारत का रिश्ता वाकई में बहुत खास है, और ये उनकी सीमा पर भी साफ झलकता है। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर लंबी है। हाँ, नेपाल के मुकाबले छोटी है, लेकिन रणनीतिक तौर पर यह उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसे नेपाल के लिए सब्बू था, वैसे ही भूटान से लगे राज्यों को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक आसान सा निमोनिक है, बासा। बी से बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, ए से असम, एस से सिक्किम और ए से अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही सरल और प्रभावी। लेकिन यहां एक पेंच है। यह सीमा शांतिपूर्ण तो है, पर इसी में एशिया के सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट्स में से एक छिपा हुआ है। कोई अंदाजा है वो जगह कहां है? और इसका जवाब है द डोकलाम ट्राई जंक्शन। ये वो जगह है जहां भारत के सिक्किम, भूटान और चाइना की सीमाएं आकर मिलती हैं। इस पठार पर जिसका भी नियंत्रण होता है, वो भारत के सबसे संवेदनशील चिकन स्नेक कॉरिडोर पर नजर रख सकता है। वही संकरा रास्ता जो भारत को उसके उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। और बस इसीलिए ये चीन के साथ विवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। तो हमने नेपाल और भूटान की सीमाओं को अलग अलग समझा, पर अब सवाल ये है कि इन दोनों की रखवाली कौन करता है? यहां कहानी में एंट्री होती है द कॉमन गार्डियन, यानी सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम एसएसबी कहते हैं। तो ये एसएसबी क्या है? ये भारत की एक विशेष बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, और इसका काम नेपाल और भूटान के साथ इन फ्रेंडली और खुली सीमाओं का प्रबंधन करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका फोकस युद्ध पर नहीं बल्कि पुलिसिंग पर है, मतलब तस्करी रोकना, अवैध गतिविधियों पर नजर रखना, ना कि दुश्मन से लड़ना। और यही चीज एसएसबी को सेना या बीएसएफ से बिल्कुल अलग बनाती है। एसएसबी का विकास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, 1963 में जब इसे बनाया गया था, तब इसका काम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था, लेकिन आज इसका मुख्य काम भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करना है। समय के साथ इसका रोल कितना बदल गया है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है इन सभी जानकारियों को एक साथ लाने का। चलिए देखते हैं पार्ट 4, समरी, कंपेयरिंग द बफर्स।
ये टेबल देखिए, सब कुछ एक नज़र में बिल्कुल साफ हो जाता है। नेपाल की सीमा लंबाई 1751 किलोमीटर, पॉलिसी है ओपन बॉर्डर और निमोनिक है सुब्बू। वहीं भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लंबी, पॉलिसी है फ्रेंडशिप बॉर्डर और निमोनिक बासा। और इन दोनों का गार्डियन कौन है? एक ही बल, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। तो अब तक हम पश्चिम की तनावपूर्ण सीमाओं से होते हुए उत्तर के ऊंचे पहाड़ों को पार करके इन दोस्ताना बफर स्टेट्स तक का सफर तय कर चुके हैं। भारत की सीमाओं का नक्शा लगभग पूरा होने को है, लेकिन एक हिस्सा अभी भी बाकी है, और शायद वही हिस्सा सबसे लंबा और सबसे जटिल भी है। अगली बार हम बढ़ेंगे पूरब की ओर, द ईस्टर्न गेटवे। यहां हम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत के उन सीमाओं को समझेंगे जहां से दक्षिण एशिया के सबसे जटिल प्रवासन गलियारे गुजरते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसे जानना बेहद जरूरी है। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार, भारत की सीमाओं को समझने के हमारे सफर में आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने पश्चिम के रेगिस्तानों और उत्तर की बर्फीली चोटियों की बात की थी, और आज हमारी यात्रा हमें एक बिल्कुल नए, एक रोमांचक मोड़ पर ले जा रही है। तो पिछले विश्लेषणों में हमने भारत के पश्चिमी और उत्तरी किनारों को तो समझ लिया। अब हम बढ़ रहे हैं पूर्व की ओर, जिसे ईस्टर्न गेटवे यानी पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, यहाँ का भूगोल, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्रोत के ये शब्द ही इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। हमने सूखे पश्चिम और जमे हुए उत्तर को पार कर लिया है। अब हम पूर्व के नम नदियों से भरे परिदृश्य में उतर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सीमाएं सिर्फ सीधी सपाट जमीन पर नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती हैं। तो पूर्व में हमारी पहली सीमा पानी और जमीन के एक भूल भुलैया जैसी है, और यहीं पर एक बहुत ही आम, एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन सामने आती है, जिससे आज पर्दा उठने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है, तो दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आता है? जरा सोचिए। ज्यादातर लोगों के जवाब होते हैं पाकिस्तान या फिर चीन। ये दोनों ही नाम बहुत स्वाभाविक लगते हैं ना, लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों ही जवाब गलत हैं। भारत की जो सबसे लंबी जमीनी सीमा है, उसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, और इसी आंकड़े के पैमाने में सही जवाब छिपा है, और वो चौंकाने वाला जवाब है बांग्लादेश। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह है इस बॉर्डर का बेहद घुमावदार होना। ये कोई सीधी लाइन नहीं है। ये सीमा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बने दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा के बीच से, उसकी जटिल जाल से होकर गुजरती है, और यही अनगिनत मोड़ इसकी लंबाई को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस सीमा का इतिहास भी पाकिस्तान सीमा से ही जुड़ा हुआ है। 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने ही इसे भी खींचा था, और तब ये भारत पूर्वी पाकिस्तान सीमा कहलाती थी। फिर 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद ये भारत बांग्लादेश सीमा बन गई। तो ये विशाल सीमा भारत के किन राज्यों को छूती है? कुल 5 राज्य हैं, और उन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एक निमोनिक जिसे कहते हैं माम टेक वाटर। एम से मेघालय, ए से असम, दूसरे एम से मिजोरम, टी से त्रिपुरा और डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, जिसे आप वाटर से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका अपनी नदियों के लिए जाना जाता है। इस सीमा की कुछ खास सामरिक बातें भी हैं, जैसे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। इस पूरी सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की है। और हाँ, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मैत्री और बंधन एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी चलती है, जिसे एक तरह की रेल डिप्लोमेसी यानी रेल कूटनीति भी कहा जाता है। चलिए अब इस नदी वाले डेल्टा से निकलकर और पूर्व की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ नदियाँ और डेल्टा की जगह ले लेते हैं घने पहाड़ी जंगल। ये सीमा एक प्राकृतिक हरी दीवार की तरह खड़ी है। ये है भारत म्यांमार सीमा, और इसकी लंबाई है 1643 किलोमीटर। देखिए, ये कोई इंसानों द्वारा खींची गई सीधी रेखा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक कुदरती दीवार है। ये सीमा अराकान योमा
और पटकाई पहाड़ियों की श्रृंखला के साथ साथ चलती है, जो हमारे पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया से प्राकृतिक रूप से अलग करती है। ये सीमा भारत के 4 राज्यों को छूती है और इन्हें उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखने के लिए एक और आसान सा मेमोनिक है, अरुणा मामी। अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। है ना इसे याद रखने का एक बहुत ही व्यवस्थित तरीका। अब सवाल ये है कि इस पहाड़ी सीमा की सुरक्षा कौन करता है। यहाँ बीएसएफ या आईटीबीपी नहीं, बल्कि भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स तैनात हैं। इन्हें सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के प्रहरी भी कहा जाता है। और इनकी सबसे अनोखी बात है इनका ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर, यानी एक दोहरा नियंत्रण ढांचा। मतलब प्रशासनिक रूप से तो ये गृह मंत्रालय के तहत काम करते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन की बात आती है तो इनका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास होता है। ये अपने आप में एक बहुत ही खास और यूनिक स्ट्रक्चर है। तो हमने भारत की 2 प्रमुख पूर्वी सीमाओं को अच्छी तरह से समझ लिया है, एक पानी वाली, दूसरी पहाड़ी। आइए अब इन दोनों के जो मुख्य तथ्य हैं उन्हें एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो ये स्लाइड सब कुछ एक नज़र में दिखाती है। एक तरफ है बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा, जो 5 राज्यों को छूती है, जिसे हम मैमटेक वाटर से याद रख सकते हैं और जिसकी सुरक्षा बीएसएफ करती है। और दूसरी तरफ है म्यांमार की पहाड़ी सीमा 1643 किलोमीटर लंबी, जो 4 राज्यों से गुजरती है, जिसका कोड है अरुणा मामी और जिसके प्रहरी हैं असम राइफल्स। और जब हम इन सभी सीमाओं को जोड़ते हैं, मतलब पश्चिम के रेगिस्तान से लेकर पूर्व के जंगलों तक, तो भारत की कुल ज़मीनी सीमा की लंबाई निकलकर आती है 15,106.7 किलोमीटर। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो हमारे देश की विशालता को दिखाता है। और इसी आंकड़े के साथ हमारी ज़मीनी सीमाओं की यात्रा पूरी होती है। हमने रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, हर तरह के बॉर्डर को विस्तार से समझ लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जहाँ ज़मीन ख़त्म होती है वहाँ क्या शुरू होता है? हमारी अगली यात्रा होगी भारत के विशाल समुद्री विस्तार की, जिसे हम कहेंगे द ब्लू फ्रंटियर यानी नीला मोर्चा। तो मिलते हैं अगले विश्लेषण में, जहाँ हम भारत की तटीय और समुद्री सीमाओं की गहराइयों में उतरेंगे। नमस्कार। तो पिछले विश्लेषण में हमने बात की थी भारत की जमीनी सीमा की, जिसे हमने रिंग ऑफ फायर कहा था। आज हम अपना ध्यान जमीन से हटाकर समंदर की ओर ले जा रहे हैं और भारत की दूसरी यानी कि नीली सीमा की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये तो देख लिया था कि भारत की जो ज़मीनी सीमा है वो 15,106 किलोमीटर लंबी है, जो हमारी रक्षा के लिए एक बहुत ही मजबूत घेरा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक प्रायद्वीप है जो 3 तरफ से समंदर से घिरा है। तो फिर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी ये जो दूसरी सीमा है, हमारी ब्लू फ्रंटियर, हमारी तटरेखा, वो आखिर कितनी लंबी है? अच्छा, सालों से हम सब ने स्कूल की किताबों में एक ही नंबर पढ़ा है ना, लगभग 7,516 किलोमीटर। ये नंबर हम सबके दिमाग में बसा हुआ है। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो नंबर है ना, ये अब आउटडेटेड हो चुका है। जी हाँ, ये जानकारियां पुरानी हो गई है और इसका कारण है नई और बेहद सटीक मेजरमेंट टेक्निक्स। तो हुआ ये है कि भारत की 2 बहुत ही अहम संस्थाओं ने, एक है सर्वे ऑफ इंडिया या SOI और दूसरी है नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस यानी NHO, इन्होंने मिलकर एक जॉइंट सर्वे किया है। एडवांस सैटेलाइट और हाइड्रोग्राफिक डेटा का इस्तेमाल करके इन्होंने हमारी पूरी कोस्टलाइन को, मतलब पूरी तटरेखा को फिर से नापा है। तो तैयार है नए ऑफिशियल फिगर के लिए? भारत की कोस्टलाइन की नई बिल्कुल सटीक लंबाई है 11,098.81 किलोमीटर। जी हाँ, 11,098.81। ये पुराने आंकड़े से लगभग 3,500 किलोमीटर ज्यादा है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा नंबर आया कहाँ से? देखिए, इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो हमारी मेनलैंड कोस्टलाइन है, मतलब मुख्य भूमि की तटरेखा, वो है करीब 7,870.51 किलोमीटर। और बाकी का जो बड़ा हिस्सा है 3,228.30 किलोमीटर का, वो आता है हमारे आइलैंड टेरिटरीज से।
तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो विशाल कोस्ट लाइन है ये हमारे देश के अलग अलग राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कैसे बटी हुई है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है, और ये सच भी है अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें। लेकिन नए डेटा के हिसाब से अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की जो टोटल कोस्ट लाइन है वो किसी भी भारतीय राज्य से कहीं ज्यादा है। जी हाँ, गुजरात से भी ज्यादा। और जानते हैं, इसी विशाल समुद्री मौजूदगी की वजह से डिफेंस एक्सपर्ट्स इन आइलैंड्स को एक खास नाम से बुलाते हैं, इंडियाज अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा परमानेंट बेस जो कभी डूब नहीं सकता और जो हमें पूरे इंडियन ओशन में एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। अब इतनी लंबी कोस्ट लाइन है तो जाहिर है यहाँ हमें अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। चलिए दो बहुत ही कॉमन लेकिन जरूरी टर्म्स को समझ लेते हैं। अक्सर लोग गल्फ और बे में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, गल्फ जैसे कि गल्फ ऑफ कच्छ पानी का वो हिस्सा होता है जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक चला जाता है और इसका मुंह समंदर की तरफ संकरा होता है। दूसरी तरफ बे जैसे हमारी बे ऑफ बंगाल एक बहुत ही चौड़ा खुला हुआ वाटर बॉडी है जिसका मुंह समंदर की तरफ बहुत बड़ा होता है। तो चलिए अब सारे ऑफिशियल नंबर्स को एक साथ रखकर पूरी पिक्चर को क्लियर करते हैं। तो फाइनल टैली कुछ इस तरह है। ओवरऑल रैंकिंग में जैसा कि हमने देखा, अंडमान और निकोबार नंबर 1 पर हैं। अगर हम सिर्फ राज्यों की बात करें तो गुजरात टॉप पर है। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं। और हाँ, सबसे छोटी कोस्ट लाइन वाला राज्य है गोवा, महज 193.95 किलोमीटर्स के साथ। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? देखिए, बात सिर्फ एक नए नंबर की नहीं है। बात यह है कि अब हम अपनी समुद्री सीमा को, अपनी ब्लू फ्रंटियर को पहले से कहीं ज्यादा सटीकता से जानते हैं। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और ज्योग्राफिकल समझ के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, हमने अपनी सीमा तो नाप ली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस विशाल समंदर के पार हमारा सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी कौन है? खैर, इस सवाल का जवाब हम देंगे अपने अगले विश्लेषण में, जहां हम भारत और श्रीलंका के रिश्तों की गहराइयों में उतरेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पिछले सफर में हमने भारत की 11,098 किलोमीटर लंबी विशाल तटरेखा को समझा था। तो आज चलिए समुद्र में और गहरे उतरते हैं और भारत की दक्षिणी समुद्री सीमाओं को जानते हैं। एक ऐसी सरहद जो दिखाई नहीं देती पर है बहुत ही महत्वपूर्ण। तो देखिए, यहीं पर एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। जब हम ज़मीनी सरहदों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंक्रीट के पिलर या कंटीले तार आते हैं, है ना? लेकिन समुद्री सीमाएं वो ऐसी नहीं होती। वो तो पानी पर खींची गई एक अदृश्य लकीर जैसी हैं, जिन्हें ज्योग्राफी और इंटरनेशनल लॉज तय करते हैं। और इसी इनविजिबल फ्रंटियर को समझना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। जमीन की सरहदें मतलब विजिबल, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कोई दीवार या बाड़। लेकिन मैरिटाइम बॉर्डर्स वो इनविजिबल हैं। वो पानी के बहाव से बनती हैं, स्ट्रेट्स और गल्फ से तय होती हैं, मतलब वो लगातार बदलती रहती हैं। ठीक है, तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी, आंसू की बूंद जैसे दिखने वाले देश श्रीलंका के साथ। देखते हैं कि इन दोनों देशों के बीच पानी का बंटवारा कैसे होता है। भारत और श्रीलंका को जो सबसे पहली और मुख्य चीज अलग करती है वो है पानी का एक संकरा रास्ता, जिसे कहते हैं पाल्क स्ट्रेट यानी पाक जलडमरू मध्य। ये दोनों देशों के बीच एक बहुत ही अहम वाटरवे है। अच्छा, ये स्ट्रेट होता क्या है? ये एक बड़ा जरूरी ज्योग्राफिकल टर्म है। आप इसे पानी का एक नेचुरल हाईवे समझ सकते हैं, जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है और दो जमीनों को अलग करता है। अब पाल्क स्ट्रेट के केस में ये पूर्व में बे ऑफ बंगाल को पश्चिम में पाल्क बे से जोड़ता है। तो जैसे ही हम पाक स्ट्रेट से थोड़ा और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, पानी का ये रास्ता थोड़ा चौड़ा हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं पाक बे में। ये पाक स्ट्रेट से ही जुड़ा हुआ एक दूसरा लेकिन उतना ही जरूरी समुद्री इलाका है। और दक्षिण की तरफ चलने पर हमें एक बहुत ही अद्भुत कुदरती बनावट मिलती है, जिसे हम एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये असल में चूना पत्थर के टीलों की एक चेन है जो एक नेचुरल पुल जैसा काम करती है।
और एडम्स ब्रिज के भी दक्षिण में हम पहुंचते हैं गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी में। ये एक बड़ा लेकिन कम गहरा समुद्र है जो अपनी मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब समुद्री जीव जंतुओं, कोरल रीफ्स और समुद्री घास के लिए जाना जाता है। तो ये तो हुई इन कुदरती सीमाएं। अब जरा एक नज़र डालते हैं इंसानों के बनाए एक अजूबे पर जो इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, और वो है द न्यू पंबन ब्रिज। अब ये जो पुल है ना, ये सच में मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। आप सोचिए, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। मतलब जब किसी बड़े जहाज को गुजरना होता है तो पुल का जो बीच का हिस्सा है वो किसी विशाल एलिवेटर की तरह सीधा ऊपर उठ जाता है और जहाज उसके नीचे से निकल जाता है। कितना शानदार नज़ारा होगा, है ना? चलिए अब इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारतीय जमीन के बिल्कुल आखिरी छोर पर, एक ऐसी जगह जो अपनी खूबसूरती और अपने यूनिक भूगोल के लिए दुनिया भर में मशहूर है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी सिर्फ जमीन का अंत नहीं है, ये एक शानदार भौगोलिक संगम है। ये वो जादुई जगह है जहां 3 विशाल समंदर आकर मिलते हैं, पूरब से बे ऑफ बंगाल, पश्चिम से अरेबियन सी और दक्षिण से विशाल इंडियन ओशन। और इन 3 समंदरों का मिलन एक ऐसा नज़ारा बनाता है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां आप एक ही पॉइंट से बे ऑफ बंगाल से सूरज को उगते हुए और अरेबियन सी में सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं। सच में एक यादगार अनुभव। तो अब जब हमने इस पूरे इलाके की ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि दक्षिण में आखिर भारत के आधिकारिक समुद्री पड़ोसी हैं कौन-कौन। तो श्रीलंका के अलावा इंडियन ओशन में थोड़ा और दक्षिण पश्चिम की ओर हमारा एक और बहुत ही अहम समुद्री पड़ोसी है, खूबसूरत द्वीपों का देश द मालदीव्स। तो ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, इतने बड़े समंदर से घिरे होने के बावजूद भारत अपनी दक्षिणी समुद्री सीमाएं सिर्फ 2 देशों के साथ साझा करता है, श्रीलंका और मालदीव्स। और यही बात इन दोनों देशों के साथ हमारे रिश्ते को और भी खास बना देती है। अच्छा, तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से उन सभी जरूरी ज्योग्राफिकल फीचर्स को दोहरा लेते हैं जिन्हें हमने अभी-अभी समझा है, ताकि सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ सब कुछ एक साथ है। पाल्क स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, गल्फ ऑफ मन्नार हमारे 2 समुद्री पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव, नया पंबन ब्रिज जो एक वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, और हाँ, कन्याकुमारी जहाँ 3 समंदरों का अनोखा संगम होता है। हमने भूगोल को समझ लिया, पड़ोसियों को भी पहचान लिया, लेकिन इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन विशाल अदृश्य समुद्री सीमाओं की रखवाली कौन करता है? क्योंकि बिना निगरानी के ये समंदर तो एक लॉलेस एक्सपेंस बन सकता है ना? तो हमारे अगले विश्लेषण में हम इन्हीं समुद्री सीमाओं के संरक्षकों की बात करेंगे। देखना मत भूलिएगा। नमस्कार। पिछले एनालिसिस में हमने भारत की विशाल सीमाओं को समझा था। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर इन सीमाओं की हिफाजत कौन करता है। तो देखिए, भारत की जो जमीनी सीमा है वो है 15,106 किलोमीटर लंबी। ये एक बहुत बहुत बड़ा दायरा है जिसे सुरक्षित रखना अपने आप में एक जबरदस्त चुनौती है। और फिर आती है हमारी तट रेखा 11,099 किलोमीटर की। जाहिर है यहाँ चुनौतियां जमीन से बिल्कुल अलग हैं। तो सवाल ये उठता है कि नक्शे पर खींची गई एक लकीर को हकीकत में कैसे बदला जाए? मतलब कौन है जो इस लकीर को एक असलियत बनाता है, एक सॉवरेन रियलिटी बनाता है? अब देखिए, इसका जवाब हमारी सेना नहीं है, कम से कम शांतिकाल में यानी पीस टाइम में तो बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है एक खास सिस्टम में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, और इसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, शॉर्ट में CPFF। ये फोर्सेस खास तौर पे अलग-अलग इलाकों और अलग-अलग खतरों से निपटने के लिए ही बनाई गई हैं। ये हमारे देश के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। चलिए अब इस सिस्टम को और गहराई से समझते हैं। एक-एक करके हर फोर्स और उनकी जिम्मेदारियों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF की। इन्हें इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब भारत की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है।
बीएसएफ के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद बनाया गया था। क्यों? ताकि सीमाओं पर एक यूनिफाइड कमांड हो सके। आज ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही सीमाओं पर तैनात है और ये दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। अच्छा, अब रेगिस्तान से सीधा चलते हैं बर्फीले पहाड़ों की तरफ। यहाँ हमारी रक्षा करती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP। देखिए, इस फोर्स का जन्म ही संघर्ष के बीच हुआ था 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान। इन्हें खास तौर पर हिमालय के बेहद मुश्किल हालात में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी हमारी ऊंची सीमाओं की रक्षा के लिए ही तैयार किया गया है। लेकिन हमारी सभी सीमाएं तनावपूर्ण नहीं हैं, कुछ दोस्ताना सीमाएं भी हैं और उनके लिए हमें एक अलग अप्रोच की जरूरत होती है। यहीं पर रोल आता है सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का। सबसे जरूरी बात यह है कि SSB नेपाल और भूटान के साथ हमारी खुली सीमाओं यानी ओपन बॉर्डर्स की निगरानी करती है। और क्योंकि ये दोस्ताना सरहदें हैं, SSB का काम करने का तरीका BSF जैसी फोर्सेस से बिल्कुल अलग होता है। और अब हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने पैरामिलिट्री फोर्स की, असम राइफल्स। इस फोर्स का इतिहास बहुत लंबा और शानदार है और आज इनकी जिम्मेदारी है म्यांमार से लगी हमारी सीमा की सुरक्षा करना, जो कि घने जंगलों और पहाड़ों वाला एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेरेन है। और हाँ, असम राइफल्स की सबसे खास बात है इसकी ड्यूअल कमांड स्ट्रक्चर। ये बहुत यूनिक है। मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, लेकिन इसका ऑपरेशनल कंट्रोल सीधे भारतीय सेना के हाथ में होता है। ये इसे बाकी सभी फोर्सेस से बिल्कुल अलग बनाता है। पर देखिए, सच्ची सुरक्षा सिर्फ बंदूकें और सैनिकों से नहीं होती। इसके लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थानीय लोगों का साथ दोनों ही बेहद जरूरी हैं। और यहीं पर तस्वीर में आती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है और इसका एक ही मकसद है, मुश्किल से मुश्किल इलाकों में सड़कें बनाना ताकि हमारे सैनिक और रसद दूर दराज की चौकियों तक आसानी से पहुंच सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आते हैं लोग। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम या BADP सीमा से लगे गांवों के विकास पर फोकस करता है। सीधी सी बात है, जब सीमा पर बसे गांव खुशहाल और सुरक्षित होंगे तो बाहरी ताकतें उन्हें आसानी से गुमराह नहीं कर पाएंगी। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक साथ एक फ्रेम में देखते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम का निचोड़ है। देखिए कितना साफ है। पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF, चीन बॉर्डर पर ITBP, नेपाल भूटान पर SSB और म्यांमार बॉर्डर पर असम राइफल्स, और इन सबको सड़क का सपोर्ट दे रहा है BRO। जिम्मेदारियों का एक बिल्कुल साफ और लॉजिकल मैट्रिक्स। तो ये तो हुई हमारी जमीनी सीमाओं की पूरी कहानी। पर जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, कहानी का ये सिर्फ एक हिस्सा है। हमने जमीन को तो सुरक्षित कर लिया, पर समंदर का क्या? हमारे विशाल महासागरों का क्या? समंदर में भारत के कानून कहाँ तक लागू होते हैं? चलिए एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए, क्या चीन का कोई जहाज चेन्नई के तट से सिर्फ 15 मील की दूरी पर आराम से सेल कर सकता है? इस सवाल का जवाब और समंदर को चलाने वाले कानूनों, जिन्हें कहते हैं द लॉ ऑफ द सी, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने अगले एनालिसिस में। नमस्कार। पिछले डिस्कशन में हमने बात की थी भारत की 15,000 किलोमीटर से भी लंबी जमीनी सरहदों की, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम। लेकिन भारत की कहानी और उसकी सीमाएं सिर्फ जमीन पर ही तो खत्म नहीं होती। देखिए, जमीन पर तो फिर भी आसान है। आपने बाड़ लगा दी, फेंसिंग कर दी, दीवारें बना दी और बस एक साफ साफ लकीर खींच गई। यहां भारत खत्म और वहां से पड़ोसी देश शुरू। सिंपल। मगर समंदर का क्या? पानी पर फेंसिंग कैसे करेंगे? लहरों पर लकीरें कैसे खींचेंगे भाई? ये कैसे तय होगा कि समंदर में हमारा भारत आखिर है तो कहां तक? यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे। तो इस बड़ी सी पहेली का हल कहां मिलेगा? चलिए देखते हैं। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए पता है क्या हुआ? दुनिया के सारे देश एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक रास्ता निकाला, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे हम कह सकते हैं समंदर का संविधान। और इस संविधान का ऑफिशियल नाम है UNCLOS, यानी द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि। सीधी सी बात है, ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो पूरी दुनिया के समंदरों के लिए नियम कानून तय करता है।
ये पानी पर वो अदृश्य इनविजिबल लकीरें खींचता है जो बताती हैं कि किस देश का अधिकार कहाँ तक है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, ये नियम कोई रातों रात नहीं बन गए। जरा सोचिए, यूएन क्लॉज को 1982 में अपनाया गया था, पर इसे लागू होते होते साल लग गया 1994। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को एक ही नियम पर राजी करना कितना मुश्किल और लंबा प्रोसेस रहा होगा। अच्छा, अब हम समंदर की इस दुनिया में और गहरे उतरें। उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जैसे हम जमीन पर दूरी किलोमीटर में नापते हैं ना, समुंदर में हिसाब किताब थोड़ा अलग है। यहां दूरी नापी जाती है नॉटिकल माइल्स में। तो अब सवाल उठता है कि ये एक नॉटिकल माइल आखिर होता कितना है। तो याद रखिए, एक नॉटिकल माइल होता है 1.852 किलोमीटर्स के बराबर। ये छोटा सा फैक्ट, ये नंबर आगे की हमारी पूरी बातचीत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब भारत के तट से समंदर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। तो हमारे इस सफर का सबसे पहला पड़ाव जो तट के सबसे करीब है, उसे कहते हैं जोन 1 या टेरिटोरियल सी। हिंदी में कहें तो प्रादेशिक सागर। और ये किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समुद्री एरिया होता है। अभी होता कहाँ तक है? ये हमारे तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। 12 नॉटिकल माइल्स यानी किलोमीटर में बात करें तो लगभग 22 किलोमीटर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये सोचिए कि ये भारत की गीली जमीन है, मतलब ये भारत का ही हिस्सा है, बस पानी के नीचे। यहां भारत की एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी यानी पूरी की पूरी संप्रभुता होती है। अब इस पूरी संप्रभुता का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत के जो भी कानून दिल्ली या मुंबई में लागू होते हैं, वो सब के सब यहां भी वैसे ही लागू होते हैं। और ये सिर्फ पानी की सतह पर नहीं, बल्कि इसके ऊपर के आसमान पर यानी एयर स्पेस पर, और नीचे समुद्र की जमीन यानी सी बेड पर भी भारत का पूरा अधिकार होता है। यही है भारत की असली समुद्री सीमा, द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल तक तो हो गया हमारा टेरिटोरियल सी। अब इसके ठीक बाद आता है जोन 2, द कॉन्टिग्यूअस जोन। इसे संलग्न क्षेत्र भी कहते हैं। आप इसे एक तरह का बफर जोन या पुलिसिंग एरिया समझ सकते हैं। ये जोन हमारे तट से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले 12 नॉटिकल माइल वाला टेरिटोरियल सी भी शामिल है। तो असल में ये 12 नॉटिकल माइल का एक एक्स्ट्रा बफर जोन है जो हमारे टेरिटोरियल सी के बाहर है। यहाँ भारत की पूरी संप्रभुता तो नहीं है, लेकिन यहाँ भारत को 4 बहुत खास मामलों में अपने कानून लागू करने का अधिकार मिलता है। वो 4 मामले कौन से हैं? पहला, कस्टम्स यानी कोई स्मगलिंग तो नहीं कर रहा। दूसरा, टैक्सेशन यानी अपने टैक्स से जुड़े कानून लागू करना। तीसरा, इमिग्रेशन मतलब कोई गैर कानूनी तरीके से देश में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और चौथा, पोल्यूशन यानी यहाँ कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा। तो सोचिए, ये एक तरह से देश की सुरक्षा की दूसरी दीवार जैसी है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, और अब हम पहुंचते हैं तीसरे और शायद आर्थिक नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जोन में। इसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या जिसे हम शॉर्ट में EEZ कहते हैं। और ये भारत के लिए समझिए कि संसाधनों का एक बहुत बड़ा खजाना है। ये जोन तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। 200 यानी लगभग 370 किलोमीटर। आप अंदाजा लगाइए ये कितना बड़ा इलाका है। ये भारत की कुल जमीन का लगभग 2/3 हिस्सा है, 2/3। जबरदस्त है ना? यहां एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात समझनी होगी। देखिए, भारत इस पानी का मालिक नहीं है। इसका मतलब दूसरे देशों के जहाज यहां से शांति से गुजर सकते हैं, लेकिन इस पानी के अंदर और इसके नीचे समुद्र तल में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो जिंदा हों जैसे मछलियां या बेजान हों जैसे तेल और गैस, उन सब का मालिक सिर्फ और सिर्फ भारत है। तो इन आर्थिक अधिकारों में क्या क्या आता है? भाई, इसमें मछली पकड़ना शामिल है, तेल और नेचुरल गैस की खोज करना शामिल है, और तो और यहां पर पवन चक्कियां लगाकर विंड एनर्जी बनाना भी शामिल है। कोई भी दूसरा देश भारत की इजाजत के बिना यहां आकर इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। तो हमने तट से एक काफी लंबा सफर तय कर लिया है, 12 नॉटिकल माइल, फिर 24 और फिर 200 तक। आइए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इन सभी जोन्स को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को, द ग्रैंड पिक्चर को समझते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। सबसे पहले टेरिटोरियल सी, तट से 12 नॉटिकल मील तक, जहां भारत की फुल सॉवरेनिटी है।
बिल्कुल जमीन की तरह। उसके बाद कंटिग्यूअस जोन, तट से 24 नॉटिकल मील तक, जो एक तरह से पुलिसिंग के लिए है, कस्टम्स, इमिग्रेशन, टैक्स। और आखिर में सबसे बड़ा 200 नॉटिकल मील तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ, जहां भारत के पास सारे आर्थिक अधिकार हैं, सारे रिसोर्सेज, तेल, मछली, सब कुछ। तो इस पूरी जानकारी के साथ अब आप सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं जानते, अब आप भारतीय भूगोल को एक मास्टर आर्किटेक्ट की नजर से समझते हैं। आपको पता है कि ये सिर्फ नक्शे पे बनी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये जियोलॉजी, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो अब जब जमीन और समंदर का नक्शा पूरा हो गया है, तो सवाल ये उठता है कि भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम की अगली लेयर, अगली परत क्या है? हमारी इन सीमाओं के पार आखिर क्या है जो भारत की सुरक्षा और भविष्य को तय करता है? इस पर बात करेंगे हम अगली बार।